तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्की मल्होत्रा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस के आज के इस बेहतरीन सी क्लास में। तो साथियों देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम विद्युत चैप्टर को कर रहे हैं और विद्युत चैप्टर का आज हमारा 7वां लेक्चर है। ये कौन सा लेक्चर है? 7वां। साथियों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। मतलब ये समांतर क्रम संयोजन को आज हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहली वाली वीडियो में साथियों हमने श्रेणी क्रम संयोजन को बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ एकदम डिटेल में पढ़ लिया है। यदि आपने इसके पहले वाला लेक्चर यानी लेक्चर 6वां नहीं देखा है तो जा करके वीडियो प्लेलिस्ट में प्रॉपर तरीके से पढ़ी है, आप जा करके देख सकते हैं। साथियों देखिए, हम आज करेंगे समांतर क्रम संयोजन और उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स को करेंगे, जैसा कि आपको ये समांतर क्रम संयोजन समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कैसे इससे बनेंगे। ये बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल्स जो है ऐसे बताए जाएंगे कि जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ आपको यह समांतर क्रम संयोजन में समझ में भी आ जाए कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे इन पर आधारित। तो साथियों देखिए, आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। उसके बाद हम इनको समांतर क्रम संयोजन को सिद्ध भी कराएंगे कि उनका कैसे फॉर्मूला बनेगा। ये बातें हमें हमारे पेपर में सिद्ध करने के लिए आती हैं। अच्छा, पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? हमसे पूछेगा कि समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा। अगर ऐसा पूछेगा कि समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तब आपको यह समांतर क्रम संयोजन सिद्ध करके देना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद हम उनको सिद्ध करके बताएंगे। तो देखिए साथियों, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। सबसे पहली बात, यहां पर समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं ये बातें आप समझ लीजिए, तब हम उनको सिद्ध करके इनका फॉर्मूला भी बताएंगे। तो देखिए, समांतर क्रम संयोजन ये कहता है कि इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का जो पहला सिरा होगा उसको एक बिंदु से जोड़ दो और जो दूसरा सिरा होगा उसको दूसरे बिंदु से जोड़ दो। यही समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। लेकिन समांतर क्रम संयोजन कैसा होता है, यहां पर वो समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधकों को कैसा जोड़ा जाता है, ये बातें ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर चित्र के माध्यम से समझिए। ये मान लीजिए हमने कोई पहला प्रतिरोध ले लिया। ये क्या है? पहला प्रतिरोध है। ये दूसरा प्रतिरोध ले लिया और ये तीसरा प्रतिरोध ले लिया हमने 3 प्रतिरोध। हालांकि आप 2 भी प्रतिरोध ले सकते हैं या आप 3 भी ले सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। देखिए यहां पर यह क्या है, ये हमने 3 प्रतिरोध को लिया है। अब देखिए, ये इनका पहला सिरा है। ये पहला सिरा है कि नहीं बताइए? हाँ, ये पहला सिरा है। इनको हम उठा के ले गए इन पे एक बिंदु पर और तीनों को पकड़ के एक बिंदु पर जोड़ दिया। अच्छा, ये प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से जोड़ दिया और इनका दूसरा सिरा जो है उसको हमने 2 बिंदु से यानी दूसरे बिंदु से जोड़ दिया। ठीक है, ये बातें तो हमको पता लग गई कि हाँ भाई, हमने 3 प्रतिरोध लेना है या फिर 2 प्रतिरोध। जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा मैटर करेगा। यहां पर देखिए, मैंने क्या ले लिया है, मैंने कहा कि हमने भाई 3 प्रतिरोध लिया है। तीनों प्रतिरोधकों को पहले सिरे को उठा करके एक बिंदु पर ले जाकर के जोड़ दिया है। अच्छा, लेकिन इनका जो दूसरा सिरा है उसको दूसरे बिंदु पर ले जाकर के जोड़ दिया है। ठीक है, मतलब पहले सिरे को एक बिंदु से, मतलब जो पहला सिरा है उसको एक बिंदु से और जो दूसरा सिरा है उसको दूसरे बिंदु से जोड़ देंगे, तब इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कह देंगे। बात समझ में आई? अगर नहीं आई है तो डिफिनेशन को देखिए, क्योंकि ये चित्र भाई आपको कॉन्सेप्ट बताने में हेल्प करेगा। क्योंकि मैंने ये बताया कि इस प्रतिरोध, ये R1 है, ये मैंने R1 का कोई प्रतिरोध ले लिया, ये R2 है और ये R3 है। ध्यान से समझ लीजिए भाई, क्योंकि अगर यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो जब हम आपको समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध बताऊंगा तो उनमें ये सभी दिक्कत नहीं आएंगी। अच्छा देखिए, मैंने ये बताया कि मैंने एक R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध और R3 प्रतिरोध ले लिया, यानी तीनों प्रतिरोधकों के जो सिरा है, ये तीनों प्रतिरोधकों को क्या कर दिया, एक बिंदु पर ले जाकर के जोड़ दिया। अच्छा, एक बिंदु पर ले जाकर के जोड़ दिया इनके पहले सिरे को और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर ले जाकर के जोड़ दिया, और यही बन गया हमारा समांतर क्रम संयोजन। अब ध्यान से डेफिनेशन को समझिए। क्या है समांतर क्रम संयोजन में? समांतर क्रम संयोजन में समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का
प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जोड़ दिया। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का जो पहला सिरा है उसको एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जोड़ दिया। ठीक है भाई, यही मैंने इस चित्र में भी करा है। अब एक बात यहां पर आती है ध्यान से समझने वाली। यहां इसको मैंने बैटरी से ले जाकर के जोड़ दिया। ये क्या है? बैटरी है। अब बैटरी से निकली धारा, यहां पर ये आई धारा जा रही है और ये ऐसे ऐसे कर करके यहां पर आई ही धारा वापस लौट रही है। लेकिन क्या प्रत्येक प्रतिरोधकों सिरों के बीच में क्या समान धारा बहेगी? नहीं भाई, समान धारा नहीं बह सकती, क्योंकि देखिए यहां से ये प्रतिरोध दूसरा, इसका रास्ता बन गया है, ये सीधा चला गया है और इसका दूसरा रास्ता बन गया है। मतलब प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों में एक समान धारा नहीं बहेगी। ये पहले R1 प्रतिरोध में I1 धारा बहेगी, दूसरे प्रतिरोध में I2 धारा बहेगी और तीसरे प्रतिरोध में I3 धारा बहेगी। बताइए क्या यहां तक की बातें आपको समझ में आई? मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि मैंने तीन प्रतिरोधकों को इस प्रकार से लिया है कि उनका पहला सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जोड़ दिया है। मैंने ये बात बताई आपको और मैंने कह दिया कि यही एक समांतर क्रम संयोजन है। ठीक है, अब मैंने ये बताया कि मैंने एक बैटरी यहां पर जोड़ दिया जिसका ये बैटरी जो है V वोल्ट का है। ठीक है, मैंने बैटरी से धारा निकली, धारा यहां से निकली I। अब बताइए क्या प्रत्येक प्रतिरोध में एक समान धारा बहेगी? नहीं, प्रत्येक प्रतिरोध के एक समान धारा तब बह सकती थी जब ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा गया हो। ऐसे करके अगर जोड़ा गया हो तब यहां पर भी I धारा बहेगी, यहां पर भी I धारा बहेगी। लेकिन हमने इसको श्रेणी क्रम संयोजन में ना जोड़ करके हमने इसको समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा है। बताइए मैंने ये कितना केवल बताया कि इसमें I1 धारा बहेगी, इसमें I2 धारा बहेगी, इसमें I3 धारा बहेगी। मतलब प्रत्येक प्रतिरोधकों में एक समान धारा नहीं बहेगी, इनमें डिफरेंस धारा बहेगी। इनमें I1 धारा बही, इनमें I2 और इनमें I3 धारा बही। बताइए क्या यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब यहां पर एक बात और लिखिए। यहां पर लिखेंगे इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधकों में जो विभवांतर होता है वो समान होता है। ये बातें आप समझ लीजिए। क्या है? प्रत्येक प्रतिरोधकों में प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर समान होता है। बस इतना डिफिनेशन आपको लिखना है। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं, अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध बताइए, तब हम अब उनको देखने जा रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको यहां पर बता दिया कि समांतर क्रम संयोजन का डेफिनेशन मैंने बताया। डेफिनेशन बनाने के साथ साथ डेफिनेशन बताने के साथ साथ यहां पर मैंने उसको चित्र के माध्यम से हर एक टॉपिक को बता दिया है। लेकिन अब बात आती है कि हमें समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, जो कि हमारे पेपर में ऐसा कोई वर्ष नहीं गया भाई कि जिस वर्ष में हमारे पेपर में पूछा न गया हो। मैं भाई इन पर आधारित न्यूमेरिकल्स जो है एक सीरीज लेकर के आऊंगा जिसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को करा दूंगा, लेकिन यहां पर भी आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। तो साथियों मैं देखता हूं कि समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। तो देखिए भाई,
समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध अगर हमारे पेपर में आ जाता है तब आपको कैसे लिखना है, ध्यान से समझिए। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आपको सिद्ध करना है, बस इतनी बातें हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको इस चित्र को बनाना है। चित्र में क्या क्या बातें होंगी, ध्यान से समझिए। मैंने ये 3 प्रतिरोधक को ले लिया है। ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है और ये R3 प्रतिरोध है। मैंने भाई क्या लिया, मैंने ये R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध और R3 प्रतिरोध को लिया है और इन तीनों प्रतिरोधकों को हमने ले जाकर के एक बिंदु पर जोड़ दिया। अच्छा, इनका जो पहला बिंदु है इसको पहले से और दूसरे वाले बिंदु को दूसरे बिंदु से जोड़ दिया। ठीक है, अब यहां से ये हमें बैटरी एक जोड़ दिया। बैटरी से धारा आई जा रही थी। क्या प्रत्येक प्रतिरोधकों में एक समान धारा बहेगी, कहेंगे आप नहीं। क्यों नहीं बहेगी, क्योंकि इनके रास्ते अलग हो गए हैं जाकर के। तो यहां पर I1 धारा बहेगी, यहां पर I2 धारा बहेगी और यहां पर I3 धारा बहेगी। हाँ भाई, इस बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि ये देखिए प्रत्येक प्रतिरोध जो है वो यहां से 3 भागों में बंट गए हैं। अच्छा, जब 3 भागों में बंट गए हैं तो क्या प्रत्येक प्रतिरोध में एक समान धारा बहेगी, नहीं भाई। क्या जितनी धारा यहां पर आ रही थी उतनी धारा यहां पर जाएगी, नहीं। आप कहेंगे नहीं, यहां पर उतनी धारा नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि यहां से ये 3 रास्ते बन गए हैं इसके और तीनों जाकर के फिर यहीं पर मिल गए हैं। अच्छा, यहां पर आने के बाद जो इन तीनों से धारा आ रही थी वो इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि इनका आगे आकर के एक रास्ता बन गया है। ठीक है, यहां पर धारा I हो जाएगी। ये I धारा कितनी होगी, जितनी धारा यहां पर है उतनी धारा ये वापस बैटरी में जा रही है। ये बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। तो मैं यहां पर लिखना क्या है, सबसे पहली बात तो यहां पर आपको ये बातें लिखनी होंगी कि यहां पर देखिए समांतर क्रम संयोजन तुल्य प्रतिरोध में सबसे पहले ये बात आप लिखेंगे, मतलब ये चित्र बनाएंगे। उसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे। लिखेंगे क्या, आप कहेंगे कि माना R1, R2, R3 3 प्रतिरोधकों को हमने चित्र अनुसार जोड़ दिया गया है। मतलब हमें चित्र में जैसा दिया था हमने वैसा जोड़ दिया है। हमने इनको R1, R2 और R3 मान करके हमने इनको तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया है। तब आप लिखेंगे उसके बाद R1, R2, R3 के सिरों के बीच में जो बहने वाली धारा है वो I1, I2 और I3 है। ये बातें आपको लिखनी पड़ेंगी पेपर में, तभी एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा भाई। केवल ये चित्र बनाने से आपको समझ में आ जाएगा नहीं, आपको हर एक टॉपिक को लिख करके एग्जामिनर को समझाना पड़ेगा। ये बातें ध्यान दीजिए। और भाई इतने आसान शब्दों में ये समझा दूंगा ना कि जीवन में कभी भूलेगा नहीं। ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा, माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 को हमने कैसा जोड़ा है, जैसा हमें चित्र में दिया हमने वैसा जोड़ दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, R1, R2, R3 में बहने वाली धारा I1, I2 और I3 है। इतनी बातें तो समझ में आ गई। अब यहां पर लिखेंगे R1, R2, R3 में, फिर R1, R2, R3 में प्रत्येक प्रतिरोध में जो है विभवांतर समान है। ठीक है, विभवांतर समान है। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि R1, R2 में बहने वाली धारा क्या है, I क्या है। अब यहां तक की बातें पहले मैं आपको लिखा देता हूं, क्योंकि देखिए लिखने में टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि ये चित्र को देख करके ही लिखना है। मैं लिख करके लाता हूं, उसके बाद एक बार समझा दूंगा। तो भाई देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने जो आपको मुंह से बोल करके बताया मैंने उतनी ही बातें यहां पर लिखी हैं। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि 3 प्रतिरोधक R1, R2, R3 को चित्रानुसार जोड़ दिया। ये बात मैंने पहले बता दी। ठीक है, तो यहां पर R1, R2, R3 में बहने वाली जो धारा है I1, I2 और I3 है। ये बातें मैंने बताई। हाँ ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर I1, I2, I3 है, जिसके बीच में विभवांतर जो है वो समान है। इन तीनों प्रतिरोधकों के बीच में जो विभवांतर है वो समान है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अब यहां पर लिखेंगे आप बैटरी में बहने वाली धारा क्या होगी। अच्छा, एक बात आप जानते हैं कि ओम के नियम से R बराबर होता है V बटे I के। ठीक है, अच्छा तो यहां पर I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा बताइए आप। I बराबर हो जाएगा, सबसे पहली बात यहां पर हम इसका अगर तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा कर देंगे तो हो जाएगा V बराबर हो जाएगा I R के। ठीक है, तो अगर हम I की वैल्यू यहां से निकालें तो V बटे में R हो जाएगा। इसका मतलब बैटरी में बहने वाली धारा जो होगी वो प्रतिरोधक 1 में
I1 बराबर हो जाएगा B बटे R1 के। ये बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी क्योंकि मैंने ओम के नियम से ये बातें आपको समझा दिया। ठीक है, तो यहां पर ऊपर आप लिखेंगे R1 R2 R3 में बहने वाली धारा क्या होगी, ये बातें आप बताइए। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया R1 R2 R3 में बहने वाली धारा, मतलब इनमें कितनी धाराएं बह रही है, I1 धारा बह रही है, I2 धारा, ये I3 धारा बह रही है। तो इसी के हिसाब से हम यहां पर लिखेंगे। देखिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे I1 बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R1 के, V बटे R1 के। ये क्या है, ये पहली प्रतिरोध में हमने धारा ज्ञात कर लिया। हमने यहां पर क्या होता है, I1 R1 R2 R3 में बहने वाली धारा कितनी है, धारा I1 बराबर हो गया B बटे R1 के। अच्छा, अब हम धारा दूसरे में ज्ञात करेंगे, इस दूसरे प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही है। अच्छा, ये I2 बराबर हो जाएगा V बटे R2, ये हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। अच्छा, अब तीसरे प्रतिरोध में कितनी धारा बहेगी, I3 बराबर हो गया B बटे I3 के। ये बातें हो गई। मैंने इसको समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 मान लिया। मैंने ये बताया R1 R2 R3 में बहने वाली धारा I1 बराबर हो गया B बटे R1, I2 बराबर हो गया B बटे R2 के, और I3 बराबर हो गया B बटे R3 के। यहां तक की बातों में आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये ज्यादा टफ चीजें नहीं है। तो अब उसके बाद क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे तो बैटरी में बहने वाली कुल धारा कितनी होगी। ठीक है, तो बैटरी में बहने वाली कुल धारा, तो बैटरी में बहने वाली कुल धारा क्या होगी, इसका मतलब है कुल धारा I होगी और इन तीनों को जोड़ लेंगे क्योंकि यही तीनों धाराएं यहां पर जाकर के बढ़ रही हैं। ठीक है, I बराबर हो गया I1 I2 और I3। इतनी बातें समझ में आई। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि बैटरी में बहने वाली कुल धारा कितनी है, बैटरी में बहने वाली कुल धारा ये है, ये है, और इसके बराबर जो है ये तीनों धाराएं होंगी I1 I2 I3 को। इसका मतलब हम तीनों को अगर जोड़ लें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यही बातें मैंने यहां पर लिखा है, मैंने इसके बराबर ये तीनों को जोड़ लिया है। समझ में आ गई भाई बात। हाँ, इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी आपको क्योंकि यहां पर हर एक चीजों को मैंने यहां पर इस ग्राफ के माध्यम से आपको बता दिया है। मैंने ये बताया कि बैटरी में बहने वाली कुल धारा, बैटरी से इतनी धारा जा रही है, इतनी धारा यहां पर 3 भागों में बढ़ जा रही है। इसका मतलब ये और ये अगर तीनों को जोड़ ले आपस में तो ये इसके बराबर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा, हम लिखेंगे यहां पर I बराबर हो जाएगा, और I1 बराबर कितना है, I1 बराबर है V बटे R1 के। कितना है, V बटे R1 के, प्लस में I2 बराबर कितना है, V बटे R2 के, V बटे R2 के, प्लस में I3 बराबर कितना है, V बटे R3 के। यहां पर आप कैसे लिखेंगे, ये कैसे आया है, ये समीकरण 1, 2 और 3 से आया है। समीकरण 1, 2 और 3 से। ये बातें तो समझ में आ गई होंगी आपको क्योंकि देखिए मैंने यहां पर ये बताया कि I1 बराबर कितना दिया है, I1 बराबर इतना है, I2 बराबर इतना और I3 बराबर इतना है। इसका मतलब मैं इसके स्थान पर इतना लिख सकता हूं, हाँ, क्योंकि ये इसके बराबर है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, इसके आगे बता रहा हूं। तो देखिए भाई, मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया I बराबर हो गया B बटे R1 प्लस में B बटे R2 प्लस में B बटे R3। इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा, अब यहां पर मैं एक बात लिखने जा रहा हूं, यदि R1 R2 R3 के स्थान पर केवल एक प्रतिरोध R हो तब बैटरी में बहने वाली धारा कितनी होगी। ध्यान से समझिए, यदि R1
यदि R1 R2 तथा R3 के, मतलब मैंने क्या बताया, यदि R1 R2 R3 साथियों थोड़ा तबीयत खराब है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर इतना भाई तबीयत खराब होने के बाद, इतना हालत खराब होने के बाद मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि भाई हमारे साथियों को 1% का भी दिक्कत ना हो। देखिए क्योंकि आपका पेपर एक एक दिन कम होता जा रहा है समय, इसलिए मैं आपको हर एक टॉपिक दूंगा, चाहे जैसी भाई हो हालत, चाहे जैसी हो, बस आपके लिए मेहनत करनी है। तो देखिए मैंने क्या बताया, यदि R1 R2 R3 के स्थान पर केवल एक प्रतिरोध, केवल एक प्रतिरोध R हो। मैंने क्या बताया भाई, मैंने ये बताया कि R1 R2 R3 के स्थान पर ये जो R मैंने 3 प्रतिरोधों को लिया है, अगर इनके स्थान पर केवल एक ही प्रतिरोधक हो, मतलब कैसे, ये देखिए ये एक प्रतिरोधक केवल इस प्रकार से हो, ठीक है, तब इनके बीच में बहने वाली धारा कितनी होगी, तो यहां पर लिखेंगे तो कुल धारा जो होगी I बराबर हो जाएगा V बटे R के। हाँ भाई ये तो बातें सही हैं, ये बात तो हमने देखा ही नहीं, मतलब इनमें कुल जो I बराबर हो जाएगा वो V बटे R हो जाएगा। अच्छा, मतलब अगर R1 R2 R3 के स्थान पर केवल हम एक प्रतिरोध R जोड़ दें, तब कुल धारा जो होगी वो I बराबर V बटे R हो जाएगी। अच्छा, तो यहाँ से आपको एक बातें दिखाई दे रही हैं, इन तीनों प्रतिरोधकों में एक कॉमन है, क्या, V। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V, कॉमन ले लिया, यहाँ पर हो गया 1/R1 प्लस में 1/R2 और प्लस में 1/R3। ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं? मैं आशा करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि यहां पर हर एक टॉपिक को लेवल वाइज पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आए। मैंने ये बताया कि यदि R1 R2 R3 के स्थान पर केवल एक प्रतिरोध R जोड़ दे तो कुल धारा I बराबर हो जाएगा V बटे R के। ठीक है, मैं इसके आगे बताने जा रहा हूं। अब आगे इसके क्या होगा वो देखिए। देखिए मैंने ये बताया कि I के स्थान पर जो है I1 धारा, मतलब कुल धारा कितनी मिल रही है, V बटे R के। इसका मतलब ये I बराबर हो गया V बटे R के। इसका मतलब I के स्थान पर मैं V बटे R लिख सकता हूं, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? हाँ भाई लिख सकता हूं। तो देखिए यहां पर इसके स्थान पर क्या हो गया, कुल धारा जो होगी वो V बटे R इज इक्वल टू, कॉमन क्या लिया है V, और यहां पर 1/R1 प्लस में 1/R2 और प्लस में 1/R3 की हो जाएगा। इतना होगा या नहीं? अच्छा, अगर हो गया ये, तब इससे इसको हम काट देंगे, इससे काट दिए तो यहां पर हो गया 1/R इज इक्वल टू, निकल कर आया 1/R1 प्लस में 1/R2 और प्लस में 1/R3 के। और ये हमने कैसा लिया है, हमने ये पैरेलल लिया है, मतलब ये समांतर क्रम संयोजन है, और यही हमारा निकल करके आ गया। समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध यही निकल करके आ गया। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे आप, जहां P जो है वो क्या है, पैरेलल है, जहां P क्या है, पैरेलल है, जहां पर P क्या है, पैरेलल है, अतः यही समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है। अतः यही समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है। मैं आशा करता हूं कि यह समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध जो है
आपको बहुत ही आसान से समझ में आ गया होगा। साथियों, एक बार मैं पूरा रिवाइज कर देता हूं जितना मैंने अभी तक पढ़ाया। मैंने क्या बताया कि समांतर क्रम संयोजन उसे कहते हैं, मतलब समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं कि हम तीन प्रतिरोधकों को लिए हैं, इन तीनों प्रतिरोधकों का जो पहला सिरा है भाई ना, उसको पहला सिरा को उठा के एक बिंदु से जोड़ दिए और जो दूसरा सिरा बचा है उसको दूसरे बिंदु से जोड़ दिए, यही हमारा बन गया समांतर क्रम संयोजन। और भाई मैंने ये बताया कि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधकों के बीच में जो विभवांतर होगा वो समान होगा, लेकिन जो धारा यहां से जाती है ना, ये धारा भाई कहेगा कि मैं समान नहीं रहूंगा, मुझे यहां पर तीन रास्तों में बांट दिया जा रहा है, मतलब तीन प्रतिरोधकों में प्रवाहित करने के लिए कहा जा रहा है, तो मैं भाई धारा अलग अलग लेकर के आऊंगा। मतलब जितनी धारा यहां पर बह रही है, क्या पॉसिबल है कि वो तीनों प्रतिरोधकों में समान धारा बह सके? मतलब इन तीनों प्रतिरोधकों में ये आई धारा ही बही जा सके? नहीं भाई, क्योंकि ये तीन प्रतिरोधक जो हैं वो तीन रास्तों में जाकर के बढ़ गए हैं। मैंने इनको तीन प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ दिया है। ये बातें तो समझ में आ गई होंगी, और इसी को मैंने कह दिया समांतर क्रम संयोजन। लेकिन जब समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध हमने ज्ञात किया, तो मैं यहां पर लिखा क्या, मैंने सबसे पहले ये चित्र बनाया, उसके बाद नीचे से लिखना स्टार्ट किया। क्या लिखा? मैंने ये कहा कि माना तीन प्रतिरोधक R1 R2 R3 को चित्र अनुसार जोड़ दिया गया है, मतलब ये चित्र जैसे हमें दिया था मैंने उस तरीके से जोड़ दिया है। तो R1 R2 R3 में बहने वाली धारा I1 I2 और I3 है, ठीक है। I1 I2 I3 धारा ये तीन प्रतिरोधकों में बह रही हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे R1 R2 R3 में जो मतलब यहाँ पर जिसमें के बीच में विभवांतर जो है वो समान है, मतलब ये R1 R2 R3 में ये विभवांतर जो है वो समान है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिखा तो R1 R2 R3 में बहने वाली धारा कितनी होगी, यानी I1 बराबर हो गया B बटे R1 के, और दूसरा मैंने जब निकाला दूसरे प्रतिरोध में तो I1 I2 बराबर हो गया B बटे R2 के, और तीसरे में जब निकाला तो I3 बराबर हो गया B बटे R3 के। मैंने इसको समीकरण नंबर 1, 2 और 3 मान लिया। उसके बाद मैंने ये लिखा कि बैटरी में कुल कितनी धारा होगी, कुल कितनी धारा होगी भाई, तो I बराबर हो गया, बैटरी में जब यहां से कुल धारा I जा रही है तो यहां पर ये धारा इनको इनको और इनको जोड़ लेंगे तब हमें बैटरी में कुल धारा निकल जाएगी नहीं, तो I बराबर हो गया I1 I2 और I3 को, इनको तीनों को आपस में जोड़ लिया। जोड़ने के बाद मैंने ये लिख दिया I1 बराबर हो गया B बटे R1 के, और I2 बराबर B बटे R2 के, और I3 बराबर V बटे R3 के। ये मैंने समीकरण नंबर 1, 2 और 3 से ले लिया, जितना मैंने बताया वही बता रहा हूं भाई आपको। उसके बाद मैंने ये लिखा, यहां पर मैंने V को कॉमन ले लिया, जो V था मतलब I1 बराबर V बटे R1, तीनों में क्योंकि V समान है, विभवांतर समान है, मैंने उनको V को कॉमन ले लिया। V को कॉमन लेने के बाद क्या आया, V को कॉमन लेने के बाद आ गया I1 बराबर हो गया, मतलब I बराबर हो गया V को जब मैंने कॉमन लिया तो कोष्टक में हो गया 1 बटे R1, 1 बटे R2 और 1 बटे R3, ये तीनों प्लस में आया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा यदि R1 R2 R3 के स्थान पर केवल एक प्रतिरोध R हो तब बैटरी में कुल धारा I बराबर हो जाएगा B बटे R2 के, ठीक है। तो V बटे, यहाँ पर मैं I के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ, B बटे R लिख सकता हूँ। मैंने इस V से V को काट दिया, यहाँ पर I बटे 1P इज इक्वल टू 1 बटे 1P बराबर हो गया 1 बटे R1 प्लस में 1 बटे R2 प्लस में 1 बटे R3, जहां पर ये P जो है वो पैरेलल है, अतः समांतर क्रम संयोजन का यही तुल्य प्रतिरोध है। बताइए क्या आपको यहां तक की बातें समझ में आ गई? मैंने जितना अभी आपको पढ़ाया उतने में अगर आपको कोई डाउट्स हो तो बताइए। अगर यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई हो तो मैं आपको एक आध न्यूमेरिकल्स करा देता हूं जो हमारे प्रश्न पत्र में आएंगे, मतलब उनके पूछने का तरीका जो होगा वो मैं आपको बता देता हूं, और इसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको कराऊंगा ये इन चैप्टर से आधारित। बताइए क्या आपको यहां तक की समझ में आ गई? अब यहां पर अगर आपको ये बातें समझ में आ गई हो तो आप न्यूमेरिकल्स को, इन पर आधारित, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित न्यूमेरिकल्स को आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो मैं आपको न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं कि ये समांतर क्रम संयोजन से न्यूमेरिकल आखिरकार बनेंगे कैसे। तो देखिए क्वेश्चंस हमारे पेपर में इस तरीके से पूछे जाएंगे, ये पूछने का तरीका है, हालांकि यही पेपर में क्वेश्चन आए ये कोई कही नहीं जा सकती। देखिए साथियों, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये वाला मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे पेपर में समांतर क्रम संयोजन से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, मतलब न्यूमेरिकल्स कैसे बनेंगे। तो देखिए चित्र में क्या कहा गया है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया है, चित्र में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात हम कैसे करेंगे? सबसे पहली बात यहां पर आप लिखेंगे हमें R1 बराबर दिया है 5 ओम, R2 बराबर 5 ओम और R3 बराबर 5 ओम, ये बातें आप लिख लीजिए। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे दिया है,
दिया है क्या, R1 बराबर 5 ओम, R2 बराबर 5 ओम और R3 बराबर 5 ओम। मतलब भाई हमें प्रत्येक प्रतिरोध जो है वो समान दिया है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हमें इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है और हमें यह दिखाई दे रहा है कि तीनों प्रतिरोध जो है भाई समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। अब समांतर क्रम में कैसे जोड़े गए हैं, क्योंकि इनके पहले जो सिरा है वो एक बिंदु पर उठाकर ले जाकर जोड़ दिया है और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा है। मतलब इनका जो पहला सिरा है वो एक सीधे प्रतिरोध से नहीं जुड़ा है, इसका मतलब ये समांतर क्रम में है। ठीक है, अब समांतर क्रम संयोजन का हम तुल्य प्रतिरोध वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमने क्या बताया आपको, 1/RP बराबर होता है 1/R1 प्लस में 1/R2 और प्लस में 1/R3 के। यहां तक की बातें आपको समझ में आई। ये फॉर्मूला कहां से आया, मैंने अभी सिद्ध कराया। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देते हैं 1/RP, क्योंकि हमें इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है और 1/R1 की वैल्यू कितनी दिया है 5 और प्लस में 1/R2 की वैल्यू 5, R2 की वैल्यू कितनी है 5 और प्लस में 1/R3 की वैल्यू 5, मतलब तीनों 5-5 हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिख दूंगा 1/RP। अब देखिए यहां पर अब बात आती है, इन तीनों का एलसीएम लीजिए, 5 5 5 5, कितना एलसीएम आएगा 5 ही आएगा। तीनों का एलसीएम कितना है 5 आया। अब इस 5 से इसमें भाग दिया, कितनी बार में गया एक बार, और एक का गुणा एक में किया कितनी बार आ गया 1 आ गया। उसी प्रकार से 1 1 और 1, मतलब 3 बार 1 1 आ गया। तो यहां पर हो जाएगा 1/RP इक्वल टू, यहां पर क्या होगा 1/RP इज इक्वल टू, इनको तीनों को जोड़ लो 1 2 और 3, इनको क्या हो गया तीनों को जोड़ा तो 3 हो गया, बराबर आ गया कितना 5। क्या हमारा आंसर इतना हो गया, नहीं भाई। अब आप कहेंगे क्यों इतना आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें आरपी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, आरपी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इन दोनों को उल्टा कर देना होगा। क्या होगा, व्युत्क्रमित करने पर, व्युत्क्रमित करने पर। अच्छा, व्युत्क्रमित करने पर ये आरपी ऊपर चला जाएगा तो यहां पर हो जाएगा 5/3 के। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, आरपी इज इक्वल टू आ गया 5/3 ओम। बस ये हमारा आंसर हो गया। कभी भी आप यहां पर आंसर को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमसे समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है, मतलब आरपी का हमें समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो आरपी बराबर आ गया 5/3 ओम। बताइए क्या आपको यहां तक की बातें समझ में आ गई। भाई देखिए, इतना हालत खराब होने के बाद मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई ताकि हमारे साथियों का एक भी लेक्चर नुकसान ना जाए। भाई सोचिए, मैं आपके लिए इतना सोच रहा हूं भाई, तो आप भाई टॉपर बनने से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि ये सभी कॉन्सेप्ट भाई देख लेना हमारे पेपर में जरूर मिलेगा और इन पर आधारित एक ना एक क्वेश्चन, ये बात पक्का है कि हमारे पेपर में मिलेगा। बताइए क्या आपको यहां तक की बातें समझ में आ गई। अगर साथियों यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई हो तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपको इतनी बातें समझ में आ गई हो तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तो साथियों मिलते हैं आपको अगली क्लास में। इसके पहले मैंने भाई आपको बता देना चाहता हूं, मैंने अभी हाल ही में प्रकाश के चैप्टर का, मैंने प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन के चैप्टर का मैंने आपको न्यूमेरिकल्स, दर्पण पर आधारित, लेंस पर आधारित और अपवर्तनांक, तीनों ही कॉन्सेप्ट पर आधारित न्यूमेरिकल्स को मैंने बता दिया है। यदि आपने वो वाली लेक्चर नहीं देखी है तो जा करके प्लेलिस्ट में वीडियो में प्रॉपर तरीके से पढ़ी है, आप जाकर के उन तीनों को देख लीजिए, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में कॉन्सेप्ट विथ न्यूमेरिकल्स जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको मैंने बताया है। तो साथियों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें और अपना राय एक कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और ये क्लास आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि साथियों देखिए, जब तक आप हमें प्रोत्साहित नहीं करेंगे तब तक बताइए हम आपके लिए नई नई चीज़ें कैसे कर सकते हैं। आप बताएंगे कि हाँ सर आपकी क्लास अच्छी है, तब भाई देखिए इस अंदर से भाई एक आवाज़ मिलती है कि हाँ हमारे साथियों को ये सभी चीज़ें कंटेंट जो है बहुत अच्छी मिल रही हैं। तो सोचिए जब आप लोग भाई हमें बताएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि साथियों को, हमारे भाइयों को, कि ये कंटेंट कैसी लग रही है।
तो साथियों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, और जो हमारे प्यारे नए साथी हैं, अगर ये चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान की क्लासेस प्रॉपर तरीके से चलती हैं। तो साथियों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।